पद मिले मुगलों के अधीन, तो अलग अलग क्षेत्र में ही गए। जैसे मानसिंह जब बंगाल में गए हैं, उससे पहले वो हम वृंदावन में जाकर कृष्ण मंदिर बनवाया है उन्होंने। अब मानसिंह राजस्थान को वृंदावन में कृष्ण मंदिर बनवाते हैं, गोविंद देव का मंदिर। तो अब क्या है कि इस तरह का जो उन लोगों को एक पूरा बड़ा एक्सपोजर मिला। तो होता क्या था कि मुगलों के द्वारा प्राय उनको दबाया जाता था। मतलब जैसे मैं आपको बताऊंगा, छड़ी और पुरस्कार की नीति है कि अगर आप मुगलों के सामने समर्पण कर दिए, तो समर्पण कर दिए तो आपको एक मतलब आपका खुद का क्षेत्र वतन जागीर के रूप में दे दिया जाएगा। मतलब आपका अपना भूभाग रहेगा, उस पर कोई मतलब राज्य का नियंत्रण नहीं रहेगा। और ये पहले फैसिलिटी नहीं थी कि समर्पण कीजिए, अपने क्षेत्र का समर्पण कीजिए, वो बात नहीं थी। दूसरी बात है कि राज्य में मनसबदार के पद पर शाही के अंदर उच्च पद प्रदान किया जाएगा, दूसरा इंसेंटिव हो गया। और अकबर चाहता था कि इस वफादारी को अस्थायी करने के लिए हम वैवाहिक संबंध भी स्थापित करें। हालांकि वैवाहिक संबंध को अनिवार्य नहीं बनाया गया, लेकिन वैवाहिक संबंध एक एजेंडा में था। तो रिलेशन तो एसिमेट्रिक था। असिमेट्रिक इस तरह का था कि बराबरी का रिलेशन नहीं था ना, क्योंकि अगर आप वो समर्पण नहीं करते हैं तो फिर आपको वही होगा जो सिसोदिया के साथ हुआ। डरकॉफ ने कहा कि एक निर्धन देश मेवाड़ के पीछे अकबर तलवार खोलकर दौड़ रहा था। ये कुछ भी हो सकता, परंतु उदारता की नीति नहीं हो सकती। तो अगर आप नहीं समर्पण किया तो फिर छड़ी की नीति, मतलब समर्पण करना आपका चॉइस नहीं है, कंपल्सन है। और जब समर्पण है तो हम मित्रता के चाहे जितना भी ढोंग करने लगे, संबंध तो असिमेट्रिक है। तो राजपूत लोग भी मतलब अंदर से ये बात तो होती थी, था एक तो पुराना, एक तो थोड़ा सा ये था, और समर्पण करते थे। तो होता क्या था कि मुगल चित्रकला में अब जैसे मान सिंह को एकदम अकबर के सामने झुकते हुए दिखाया गया, तो अकबर मान सिंह ने अपना एक ग्रंथ लिखवाया है अपने, उसमें उसने ये दिखाया है कि बिना मान सिंह के अकबर की साम्राज्य रह ही नहीं पाता। तो ये भी अपना जो चित्रण कर रहे हैं उसी तरीके से कर रहे हैं। ये अपने गौरव बनाने के लिए मंदिर बना रहे हैं, अपने रासो साहित्य अपने पक्ष में लिखवा रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जो आपका जो चंद्र बरदाई की रचना है, घटना तो 11वीं सदी की है, लेकिन रचना 16वीं सदी में फाइनल से उसको दिया गया। फिर दोबारा इसको राजपूतों ने लिखवाया, राजपूत जो शासक वगैरह थे। और तब पृथ्वीराज चौहान की महानता के गान भी सब अपने अपने को अग्निकुल से जोड़ लिया। जो चार जो अग्निकुल का सिद्धांत है, जो प्रभावित है अपने आप को अग्निकुल से जोड़ लिया। और सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तो राजपूतों की वास्तविक महानता जो स्थापित हुई अकबर के समय जब राजपूत पावर में आए हैं, फिर तब उन्होंने अपने ढंग से लिटरेचर लिखवाया है, मंदिर बनवाए हैं, स्थापत्य बनवाए हैं, बड़े बड़े राजनीतिक पद पर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, प्रभावी व्यक्तित्व रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपनी महानता का गुणगान करवाया है। तो राजपूतों का फिर एक बार दिन अब इस समय आने वाले हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट के रूप में। और जब आगे मराठा आएंगे तो बाजीराव फर्स्ट भी वही चाहेगा कि भाई मुगलों का तो लोगों ने बड़ा समर्थन किया, तो उसने हिंदू पादशाही का नारा दिया कि हिंदू साम्राज्य की हम स्थापना करेंगे। उसको लगा कि राजपूतों का समर्थन मिल ही जाएगा। मुगल राजपूतों को देते थे तो उसके एवज में संसाधन बहुत देते थे, उनका अपना क्षेत्र मिलता ही था, ऊपर से वतन जागीर के अतिरिक्त उनको जागीर तनख्वाह मिल जाता था। तो वहां से मुगल एक तरह से राजपूतों को खिला पिला के रख रहे थे। और मराठे था, मराठे के पास खाने खिलाने के लिए कुछ नहीं था। वो चाहते थे मुफ्त में केवल हिंदुत्व के नाम पर सेवा मिल जाए, और उल्टा वही कुछ संसाधन लेना चाहते थे। दक्षिण से तो वो अपने ही संसाधन के चक्कर में उत्तर आए थे, तो उल्टा उसी से कुछ लेने की कोशिश करते थे। तो राजपूतों का समर्थन मराठों को नहीं मिला, मुगल को मिला। आप आज हिंदुइज्म की जितनी भी बात कर लो, सच्चाई है कि पानीपत के बैटल में कोई राजपूत शासक नहीं थे मराठों के साथ, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए इतिहास में जो चित्रित किया जाता है, जो वास्तविकता होती है, अलग अलग होती है। तो लोगों का आंसर पर थोड़ी सी चर्चा कर दूं। ये जो अजय प्रताप सिंह